अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान उज़मा नौमान। हबीब साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद। नाज़रीन, इंतखाबात से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने ये रिमार्क्स दिए कि अदालत अपना 14 मई के इंतखाबात का फैसला वापस नहीं लेगी। फैसला वापस लेना मजाक नहीं है, किसी ने फैसले को चैलेंज भी नहीं किया। हम अदालत के जरिए अहकामात जारी करें तो पेचीदगियाँ बनती हैं। सियासी जमातें अफवाम तफहीम से मामला तय करती हैं तो बरकत होती है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब ने यह तजवीज़ दी कि ईद उल अज़हा के बाद आम इंतखाबात करवाए जाएँ, जबकि ये तजवीज़ भी दी गई कि ईद के बाद मुज़ाकरात करने का वक्त दिया जाए, जिस पर फाजिल अदालत ने कहा कि पार्टी सरबराहान ईद के बाद नहीं बल्कि आज मुशावरत के लिए बैठे। अदालत ने इस हवाले से 4 बजे तक का वक्त दिया। मुकर्रर वक्त के बाद पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नाइक ने अदालत को आगाह किया कि तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात का आगाज़ हो गया है, जिस पर मुकदमे की मज़ीद समाअत 27 अप्रैल तक अब मुलतवी कर दी गई है। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोन पर गुफ्तगू के बाद मौलाना फजलुर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पार्लियामान ने जिस बेंच पर अदम इत्मीनान का इजहार किया उसे हम यकीन दहानी कैसे करवाएं। जिस शख्स को सियासत से बाहर होना चाहिए, अदालत उसे सियासत का महवर बना रही है। हम आपके इंसाफ को तस्लीम करते हैं, आपके हथौड़े और जबर को नहीं। आज हमें हथौड़े के सामने कहा जा रहा है कि आप मुज़ाकरात करें और बातचीत करें। हम न इमरान खान को इसका अहल समझते हैं कि उनके साथ बातचीत हो जाए, हम उनको नाअहल समझते हैं उनके जराइम की बुनियाद पर। कोर्ट पहले उसकी बुनियाद पर फैसला दे कि ये शख्स जो है वो नाअहल है, जिसको हम मुल्क की सियासत के दायरे से निकालना चाहते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट उसको सियासत का महवर बनाने की कोशिश कर रही है। मैं आपके इंसाफ को तस्लीम करता हूँ, लेकिन मैं आपके हथौड़े को तस्लीम नहीं करता। पार्लियामेंट सुप्रीम है तो फिर अगर वो हमें बुला सकते हैं तो पार्लियामेंट उनको क्यों नहीं? सुप्रीम कोर्ट अपने रवैये में लचक पैदा करे। अगर वो इमरान खान के लिए लचक पैदा कर सकते हैं तो हमारे लिए लचक क्यों नहीं पैदा कर सकते? अगर वो इत्तेफाक करे किसी और तारीख पर तो फिर 14 मई की कोई हैसियत नहीं है। लेकिन अगर हम अपना मौक़िफ़ दे रहे हैं तो फिर हमारे लिए 14 मई ज़रूरी है। ये जो एक फरीक का किरदार अदा कर रहे हैं, वाज़ेह फरीक बनकर, तो फिर इस्तीफे देकर सियासत में आ जाए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बिलावल भुट्टो साहब ने भी की, जिन्होंने मौलाना को कायल करने की उम्मीद का इजहार करते हुए कहा कि मसाइल हल ना हुए तो वफाक और जमहूरियत को खतरा होगा। मुज़ाकरात बंदूक के जोर पर नहीं हो सकते। सियासी जमातों के ये खर्चा है कि ये बैक डोर से एक साजिश किया जा रहा है इस मुल्क में 1 यूनिट लागू करने के लिए। सियासी जमातों के दरमियान, सियासी क़ुव्वतों के दरमियान एक बातचीत का जो सिलसिला है वो बहुत ज़रूरी है। जब तक that order is not stayed, it is not suspended, as long as you've got this gun to our head, how will I convince my allies? वो किस चीज़ का negotiate करें while we have a gun to our head? मौलाना साहब ने अदालती कार्रवाई के बाइकआउट का ऐलान गुज़श्ता रोज़ ही कर दिया था। ये भी इत्तलात हैं कि मुस्लिम लीग नून ने 14 मई के इंतखाबात का बाइकआउट कर दिया। इस हवाले से उन्होंने किसी को पार्टी टिकट जारी नहीं किया, जबकि तहरीक इंसाफ की पोजीशन इस हवाले से बड़ी वाज़ेह है और उम्मीदवारों में पार्टी टिकट्स भी तकसीम कर दिए गए हैं। सवाल यह है कि इंतखाबात और मुज़ाकरात के मामले पर इख्तलाफ क्या PDM के इत्तेहाद के लिए ख़तरा बन रहा है? नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान की मुश्तरका सोच क्या है? तहरीक इंसाफ इंतखाबात की तारीख पर कितनी लचक दिखा सकती है? मुज़ाकरात अब तक किसी हुकूमती जमात ने PTI से रब्ता किया है और ईद के बाद हम किस किस्म की खुशखबरी सुन सकते हैं? इसी बारे में बात करेंगे। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कुरैशी साहब, अदालत को ये बताया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात का आगाज़ हो गया है। क्या वाकई मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं? ये किसने कहा है अदालत को? फारूक एच नाइक साहब ने अदालत को ये बताया। देखिए, बिल्कुल नहीं। मुज़ाकरात की बात हुई और हमने आमादगी का इजहार किया। हम चाहते हैं कि गुफ्तगू शुनीद से मामला तय हो सकें और ये जो स्टेलमेट है इससे हम बाहर आ सकें। हम तैयार हैं और आज अदालत में यही कहा गया कि अगर हुकूमत के पास, PDM सरकार के पास कोई प्रपोजल है तो वो प्रपोजल टेबल करें। उस प्रपोजल को सामने रखकर हम गुफ्तगू शुनीद करने के लिए तैयार होंगे। अच्छा, उन्होंने उसका जवाब ही नहीं दिया। 4 बजे एडजर्न किया गया, 4 बजे रिकन्वीन होनी थी अदालत ने और 4 बजे उन्होंने आके जवाब देना था। पहले उन्होंने इंतखाबात से फरार हासिल किया और अब अदालत से फरार हो गए और कोई हमें जवाब नहीं मिला और मजीद वक्त मांग लिया और 27 तारीख का तयन हुआ। अभी तक हमारी कोई मुज़ाकराती नशिस्त नहीं हुई।
इमरान खान साहब ने कोई इब्तदाई राब्ते कोई किसी किस्म के? इमरान खान साहब ने ये नुमाइंदगी के लिए मुझे और फवाद चौधरी साहब को मुंतखब किया। मेरे साथ, फवाद चौधरी साहब के साथ इस वक्त तक कोई उनका ऑफिशियल राब्ता नहीं हुआ। और हम तो तैयार थे और हमने आपस में ये सोच विचार की थी कि अगर वो कोई माकूल प्रपोजल लेके आते हैं तो अफ्तार के बाद हम तजवीज ये करेंगे कि हम पार्लियामेंट में जमा हो जाते हैं और एक नशिस्त करते हैं, गुफ्तगू का आगाज करते हैं। चीफ जस्टिस साहब का भी ख्याल था कि वक्त की अहमियत है, वक्त कीमती है और हमें ताखीर नहीं करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा था कि आज ही आप इस बात का आगाज करें, लेकिन क्योंकि पीडीएम के अंदर कोई यकसुई नहीं है, उनके अंदर इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। बिलावल डी खान गए, नाकाम लौटे और मौलाना ने उनको साफ इनकार किया। पीडीएम की दीगर जमातें वहां मौजूद थी अदालत में और उन्होंने आमादगी का इजहार किया, लेकिन उनके एक जो बुनियादी हलीफ हैं उन्होंने सारी कार्रवाई से अपने आप को ला ताल्लुक कर दिया। पीडीएम की सरकार अभी तक कंफ्यूज है ऑन द वे फॉरवर्ड। देखिए, आइन बड़ा वाजे है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला बड़ा वाजे है और हमने कहा है कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन आइन के फ्रेमवर्क के अंदर, आइन से बावरा मुज़ाकरात नहीं हो सकते। कुरैशी साहब, आज जब अदालत ने आपको कहा कि आप मुज़ाकरात करें, आपने भी इसको एक्सेप्ट किया, अदालत में दूसरी जमातों ने भी इसको एक्सेप्ट किया, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि अदालत की तरफ से ये कहना कि मुज़ाकरात करें सियासी जमातों को, इसने अदालती फैसले की अहमियत को कुछ कम कर दिया है? जी नहीं, नहीं। उन्होंने कहा कि अगर कोई आपस में आप वे फॉरवर्ड पर कंसेंसस पैदा कर लेते हैं तो हम इस पर सोच सकते हैं। फैसला, उन्होंने कहा, अपनी जगह जो 14 मई का है वो फैसला अपनी जगह कायम है। इन्होंने कहा उस फैसले को वापस नहीं लिया जा सकता। ये कोई मजाक नहीं है कि फैसला हो जाए उसको वापस ले लिया जाए, उसको मुअत्तल कर दिया जाए, ऐसा नहीं होता। तो सिराजुल हक साहब ने भी तो एक तजवीज़ पेश की थी ना कि जुलाई में या जुलाई के बाद इलेक्शन हो सकते हैं, तो क्या ये तजवीज़ आपके लिए काबिल कबूल है? और क्या सिराजुल हक साहब ने आपसे कोई राब्ता किया अब तक? देखिए, सिराजुल हक साहब से वही मुलाकात हुई, अदालत में हुई। अदालत के बाद तो फिर नहीं हुई। अदालत के बाद तो हम गए, हमने आपस में अपनी मशावरती महफिल की, इमरान खान साहब से हमने डिस्कशन की और उनसे हमने गाइडेंस ली और फिर 4 बजे हम अदालत पहुंच गए कि अगर हुकूमत कोई प्रपोजल लेके आती है तो हमने जवाब क्या देना है। ना हुकूमत थी, ना प्रपोजल था, अच्छा, तो हम किससे बात करते? तो सिराजुल हक साहब तो कन्वीन करने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो भी नहीं कर पाए अभी तक। कौन? सिराजुल हक साहब। सिराजुल साहब नहीं, उन्होंने कन्वीन कहाँ करना है। देखिए ना, अभी तक तो उनसे हमारा बेपनाह एहतराम है उनके लिए, लेकिन अभी तक उनका राब्ता नहीं हुआ। मेरा नंबर भी उनके पास मौजूद है, मुझे जानते भी हैं, हम हलीफ भी रहे हैं, तो एक दूसरे के हमें रास्ते मालूम है, लेकिन अभी तक उनका राब्ता नहीं हुआ। अच्छा शाह साहब, तहरीक इंसाफ ने क्या मुज़ाकरात के लिए कोई शराइत भी रखने का फैसला किया है? क्योंकि दूसरी तरफ से भी कोई शराइत रखी जा सकती हैं। अर्ज ये है, देखिए, हमने ये गुजारिश की थी पीटीआई ने कि वो अपना प्रपोजल टेबल करें। हम देखेंगे आइन से वो मुताबिकत प्रपोजल रखता है कि नहीं, और अगर आइन से मुताबिकत नहीं रखता तो फिर क्या रास्ता निकाला जा सकता है। आइन से और कानून से मावरा तो नहीं कुछ हो सकता ना, और देखना है कि उसके लिए कोई कानूनी गुंजाइश पैदा की जा सकती है तो कैसे की जा सकती है। कोई तरमीम दरकार है, कोई उसके लिए अमेंडमेंट दरकार है, क्या है जो हमें चाहिए होगा। ये तो नहीं हो सकता कि एक आइन की शिक को हम गुफ्तो शुनीद से हम उसमें तरमीम कर लें, ऐसा नहीं हो सकता। आइन हम गुफ्तगू से, आपस में मुज़ाकरात से
आइन को तब्दील करने का एक तरीका कार है, उसमें आइन में दर्ज है कि अगर आइन ने कोई शिक्ल तब्दील होना है तो उसके लिए कानून साजी करनी होगी, उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होगी, असेंबली जाना होगा, उस पर वोटिंग होगी और तरमीम होगी। ऐसे तो नहीं हो सकता। जी, तो ये बताइएगा कि अब आप क्या वे फॉरवर्ड देख रहे हैं 27 तक, अगरचे दिन और वक्त बहुत थोड़ा है, क्या आपको लगता है कि इस दौरान कोई मुज़ाकरात हो जाएंगे, कुछ बातचीत आगे बढ़ जाएगी कि आप अदालत को जाके तसल्ली दे सके? देखिए बात करूं, हुकूमत ने कहा था कि हम राब्ता करेंगे और हम प्रपोजल देंगे। अगर हुकूमत हमसे राब्ता करती है, कोई प्रपोजल टेबल करती है, कोई वक्त नशिस्त का तयन करती है, तो हम हाजिर हैं। लेकिन शाह साहब अभी तो डेडलॉक है ना, बिलावल साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने कह दिया 2 चीजों पर डेडलॉक है अभी पीडीएम में, कि एक तो मुज़ाकरात पार्लियामान में हो, किसी और इदारे को पंचायत ना बनाया जाए, और दूसरी बात यह कि गन पॉइंट पर कोई मुज़ाकरात पंचायत नहीं बना रहा। बिलावल को वाज़े तौर पे मैं अर्ज करता हूँ, कोई पंचायत नहीं बना रहा। आइन और कानून के दायरे के अंदर रह के गुफ्तगू होगी, ये कोई पंचायत नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है कि फैसला मौजूद है, आप उस पर अमल दरामद कीजिए। अगर आप अमल दरामद समझते हैं कि उससे इंतशार होगा, तो फिर आप, हम तो कहते हैं कि इंतशार ना हो, हम ना इंतशार चाहते हैं ना आइन से इनकार चाहते हैं। वो चाहते हैं इंतशार ना हो, आइन से इनकार हो जाए, ये कैसे मुमकिन है? अच्छा, लेकिन वो कहते हैं फैसला वापस ले लिया जाए। कैसे ले लिया जाए भाई? ये उनकी मनमानी से तो निजाम नहीं चलता। निजाम चलेगा आइन के मुताबिक, उनकी मनमानी से तो बात नहीं होगी ना भाई। उनकी ख्वाहिशात पर मुल्क तो नहीं चल सकता, मुल्क चलेगा आइन के मुताबिकत से। ठीक है, तो मुज़ाकरात के लिए गोया आप तैयार हैं और पीडीएम के अंदर आपको इख्तलाफ नजर आ रहा है, बल्कि किसी हद तक इत्तफाक ही है कि वो, भैया आपने देखा नहीं, पीडीएम के अंदर पीडीएम की मेन जमात एक जेयूआई उनसे मुत्तफिक नहीं है। जरदारी साहब ने कहा है पहले हम अपने घर तो संभालने दें, पहले हम अपने अंदर इत्तेफाक पैदा करें और फिर हम इनसे पीटीआई से रुजू करेंगे। उनकी घर में अभी सफबंदी दुरुस्त नहीं है। लेकिन मौलाना साहब ये एतराज भी कर रहे हैं कि खान साहब अगर किसी तारीख पर इत्तेफाक कर लें तो सही है, इलेक्शन आगे भी जा सकते हैं, लेकिन अगर हम इलेक्शन आगे करने का कहते हैं तो फिर उस पर अदालत नहीं मान रही है। तो वो ये कह रहे हैं कि लचक अगर खान साहब के लिए तो हमारे लिए क्यों नहीं है? कोई लचक नहीं है किसी के लिए, ये आइन की कदगन है। ये ना खान साहब की ख्वाहिश है, ना मेरी ख्वाहिश है, ना किसी और की है। 90 दिन की शिक जो है वो आईनी है, ये किसी की ख्वाहिश नहीं है, ये आइन की पाबंदी है। 90 दिन से तो आगे चले गए ना मामला। सिराजुल हक साहब ने भी कहा 105 दिन अगर हो सकते हैं, 90 दिन से 105 दिन हो गए तो 205 दिन होने में भी कोई हर्ज नहीं है, सिराजुल हक साहब कह रहे हैं। जी नहीं, मैं उनसे तफाक मसद एहतराम नहीं करता। 90 दिन का जो स्पिरिट है उसको कायम रखा गया है, और उन्होंने जो वक्त का जो 14 दिन का तकाजा था उसको सामने रखते हुए उन्होंने उसको डेट को 14 मई तक कर दिया था। ऐसे नहीं है कि आप अपनी पसंद से 90 को 105 कर लें और 105 को 205 कर लें, ऐसा हो नहीं सकता, मुमकिन नहीं है। ठीक है, अच्छा, आपकी ज़रा मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए ये बताइएगा कि जो वज़ीर ख़ारजा हैं हमारे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, वो इंडिया जा रहे हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब ये बताइएगा कि क्या इस मौके पे उनका जाना क्या दुरुस्त बात है कि पाकिस्तान के अंदर इतने हालात ख़राब हैं तो वो वहाँ जा के क्या कर पाएंगे, और क्या इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात भी ठीक होंगे? देखिए, वो पहले जा रहे किस मकसद के लिए हैं उस पर तो आप जरा क्लियर हो जाए ना। वो कोई उनको बायलैटरल इन्विटेशन तो मिला नहीं है, कोई पाकिस्तान हिंदुस्तान के ताल्लुकात पर बात तो होनी नहीं है। अगर एससीओ का इजलास है और उस पर वो जाना चाह रहे हैं तो वो एक और फोरम है, और एससीओ के फोरम पर हिंदुस्तान पाकिस्तान के मामलात तो ज़ेरे बहस नहीं आएंगे, नंबर 1। नंबर 2, मैं समझता हूं कि आज भी बहुत से लोगों को जो इस वक्त मकबूजा कश्मीर में हो रहा है, जो वहां जुल्म जो हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ इस वक्त जो बीजेपी की सरकार कर रही है, क्या बिलावल
कौम को ये पैगाम देते हैं कि वो हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ जो बर्बरियत हो रही है उसको टेकअप करेंगे? क्या बिलावल वहाँ कश्मीर की जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं उस पर कोई इजहार राय करेंगे, कोई बात करेंगे, इंडियन पार्लियामेंटेरियन से या इंडियन मीडिया से एंगेज करेंगे? क्या हुर्रियत की लीडरशिप, मुझे याद है जब मैं दिल्ली गया तो बायलैटरल गुफ्तगू के साथ साथ वहाँ की लीडरशिप से मुलाकात की, क्या वो जो मकबूजा कश्मीर की लीडरशिप है जो हुर्रियत की है उससे मिलना मुनासिब समझेंगे? ये सारे सवाल हैं जो पाकिस्तानी कौम के ज़हन में उठ रहे हैं। तो एक शाह साहब ये बताइएगा कि हम जो एक तरफ देख रहे हैं कि इंडिया G20 की कॉन्फ्रेंस श्रीनगर में मुनक्किद करने की कोशिश कर रहा है और हम SCO के लिए मतलब जा रहे हैं वहां पे इंडिया में। मुतनाज़ा इलाका है ना जी। देखिए श्रीनगर है, तो क्या हमें जाने से इनकार करते तो कुछ बेहतर ना होता? है जी भाई। अगर हम भी वहाँ इस SCO में ना जाते एहतजाजन या अपना वफ्द की कैपेसिटी कम कर लेते तो क्या ज़्यादा बेहतर ना होता? देखिए ये सवाल तो आप बिलावल से कीजिए ना। मैं आपकी राय जानना चाह रहा था। नहीं, आप बिलावल से राय लीजिए और बिलावल की जो राय आएगी उस पर मैं कमेंट कर सकता हूँ ना। अगर वो जा रहे हैं तो किसी मकसद के और किसी सोच को लेके जा रहे हैं ना, क्या हासिल करने जा रहे हैं। अच्छा शाह साहब, तहरीक इंसाफ ने पंजाब असम्बली के इंतखाब के लिए तमाम नशिस्तों पर टिकट्स जारी कर दिए हैं। आपने भी पहले कागजात नामजदगी जमा कराए, फिर वापस क्यों ले लिए? क्यों इंतखाब नहीं लड़ रहे? आपके बारे में ये खबर आई। बिल्कुल मैं आपको बड़ा वाज़ेह जवाब देता हूँ। मैंने अपने नॉमिनेशन पेपर्स फाइल किए थे। मुझे इमरान खान साहब ने कहा कि उनको मेरी ज़रूरत है सेंटर में। उन्हें कहा कि मुझे आपसे मुशावरत करनी होगी, मैं आपको अपने करीब रखना चाहता हूं और मुझे आपकी मरकज पे जरूरत है। और जो मुल्क के आइंदा आने वाले दिनों में चैलेंजेस हैं वो इस नौइयत के हैं कि मुझे आपकी मरकज में जरूरत होगी। और इस इंतखाब में फिर उन्होंने मेहरबानी फरमाते हुए जो उस हलके से हमारे सिटिंग MPA थे जैन कुरैशी, उनको उन्होंने टिकट दिया। वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, मेरे बेटे वहां से इलेक्शन लड़ रहे हैं और मैं इंशाल्लाह उनके साथ शाना बशाना जो पाकिस्तान के चैलेंजेस हैं उनमें ओता बरा होने की कोशिश करूंगा। अच्छा ये भी बताएं, आज़ाद कश्मीर में क्या हुआ? आज़ाद कश्मीर में तो उनसे पूछिए जिन्होंने ये सारा नाटक रचाया। यानी आपकी पार्टी वहां पे कुछ बगावत कर गई है? देखिए मैं समझता हूँ कि वहाँ जोड़ तोड़, वहाँ फिर वही जो होता है लोगों को मिलाना, उनको अपनी तरफ राग़िब करना, फॉरवर्ड ब्लॉक बनना, ये सब चीज़ें हैं जो माजी के वो तरीक़ाकार है, माजी की जो एक शाहबाब है उसको काश हम ना दोहराएं। बदकिस्मती से ऐसा हुआ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शाह महमूद कुरैशी साहब, आप प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। हबीब साहब, जिस तरह से हमने देखा कि अदालत ने सियासी जमातों के कायदीन को तलब किया और मुज़ाकरात के लिए कहा, फिर हमने देखा मौलाना साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़ी तल्ख प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने पीपल्स पार्टी की कोशिशों को आउटराइटली ख़त्म कर दिया। क्यों? देखिए मौलाना का ख्याल ये है, जिसका उन्होंने इजहार भी किया, कि वो मुसलसल एक ही बात पे इसरार कर रहे हैं कि इमरान खान को नाअहल किया जाए। और ये वही बात है जो मोहतरमा मरीम नवाज़ भी करती हैं और जनाब नवाज शरीफ साहब भी करते हैं। तो लिहाजा ये तीनों शख्सियात एक ही पेज पे हैं इस पर्टिकुलर केस के बारे में कि इमरान खान से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। इमरान खान को जब तक सज़ा नहीं मिलेगी हम उनकी पार्टी के दीगर लोगों से तो मुज़ाकरात कर सकते हैं। और यही सूरत हाल आपको याद होगा कि पिछले साल अप्रैल में आसिफ अली जरदारी साहब भी बयान फरमाया करते थे और उनका भी ये ख्याल था कि इमरान खान को सियासत नहीं आती और इमरान खान सियासी जहन नहीं रखते और इसलिए उनसे तो मुलाकात नहीं हो सकती, वह उनसे बातचीत नहीं हो सकती। अब जब आसिफ अली जरदारी साहब ने मूव फॉरवर्ड किया है तो उसके साथ ही मौलाना को अब ये एहसास गुजर रहा है कि शायद आसिफ अली जरदारी साहब किसी के कहने पे ये काम कर रहे हैं। अच्छा। और आसिफ अली जरदारी साहब
शायद पूरी की पूरी पीडीएम को बेचना चाहते हैं किसी के सामने। अच्छा। और किसी के सामने जब बात करते हैं तो इसका मतलब है इस्टेब्लिशमेंट। वो ये समझ रहे हैं कि जरदारी साहब इस्टेब्लिशमेंट की बिहेस्ट के ऊपर ये काम कर रहे हैं, और किसी न किसी दर्जे में उनका ये तज्जिया दुरुस्त भी है कि आप देख लीजिए कि जब से ये मुज़ाकरात का बाब चला है उस वक्त से इस्टेब्लिशमेंट के लिए जो सबसे ज़्यादा परेशान कुन चीज़ थी वो थी जो डिजिटल मीडिया पे उनके खिलाफ होने वाली गुफ्तगू, कैंपेन थी। तो जो कैंपेन थी, तो उसमें भी कुछ कमी आ गई है क्योंकि मुज़ाकरात ने फौरी तौर पर माहौल में एक आसानी तो पैदा की है, उम्मीद कि की किरण एक पैदा उम्मीद की की है। किरण पैदा की है, और सियासतदानों के ऊपर बात आ गई है और अदलिया के ऊपर बात आ गई है, तो लिहाजा इस्टेब्लिशमेंट को एक रिलीफ महसूस हो रहा है। तो इसलिए मौलाना फजल रहमान ये समझते हैं कि जो आसिफ अली जरदारी साहब हैं वो किसी और का खेल खेल रहे हैं। आपकी बातों से तो मुझे लगता है कि मौलाना साहब स्टैब्लिशमेंट को रिलीफ देना नहीं चाहते। देखिए, मौलाना अभी इस वक्त किसी को भी रिलीफ देना नहीं चाहते, और ना ही नवाज शरीफ साहब और ना ही मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा। उसकी वजह यह है कि पिछले कुछ अरसे में हमारी इस्टेब्लिशमेंट, पिछले कुछ अरसे से मुराद काफ़ी लंबा अरसा, ये मैं बिल्कुल एक साल की बात नहीं कर रहा, मुझे ये ज़ाती तौर पे इल्म है कि आहिस्ता आहिस्ता जो इस वक्त पीडीएम में जितनी भी शामिल जमातें हैं वो सवाए पीपल्स पार्टी के, वो जब भी कोई बात करता है कि जनाब अच्छा ऐसा कर लेंगे तो वो कहते हैं सो व्हाट, वो कंधे उचका के दिखा देते हैं। और ख़ुद नवाज शरीफ साहब ने एक दफ़ा एक मजलिस में कहा था, जिसमें मैं ख़ुद भी मौजूद था, नवाज शरीफ साहब ने, कि मुल्क बचाना सिर्फ सियासतदानों की जिम्मेदारी नहीं, मुल्क के अंदर इस्तेहकाम रखना सिर्फ सियासतदानों की जिम्मेदारी नहीं है, ये दूसरे लोगों की भी है। हम कितनी देर तक आगे हाथ बढ़ाते रहेंगे? तो लिहाजा खुद खान साहब भी कई बार कहते रहे हैं कि सभी के कंधों पर जिम्मेदारी है। तो लिहाजा अब जो ये खौफ था कि किसी न किसी के कहीं कोई मार्शल आना लग जाए, कहीं कोई ऐसा गैर जमहूरी बंदोबस्त ना आ जाए, और ये खौफ पीपल्स पार्टी को, ये खौफ पीपल्स पार्टी को है। बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, बिलखुसूस पीडीएम का जो हिस्सा है, वो ये समझती हैं कि अगर किसी को ये शौक है तो बिस्मिल्लाह कर लें। और मैं आपको अर्ज करूं कि जो PMLN है उसके बारे में तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, उनकी ख्वाहिश है कि उन्हें धक्का दे के निकाला जाए। पंजाब में इलेक्शन का भी बाइकआउट कर दिया वो उन्हें भी बाइकआउट तो नहीं किया, अभी इलेक्शन के बारे में जब पुर यकीन हो जाएंगे तो फिर वो कुछ सूरत हाल मुख्तलिफ होगी। तो अभी तक जो सूरत हाल है वो ये है कि जो अपने आसिफ अली जरदारी साहब हैं, उनको मैंने कल भी इस प्रोग्राम में अर्ज किया था कि उनको ये इल्म है कि दरअसल पीडीएम के जो दो अज्जा हैं, यानी मुस्लिम लीग और जमीयत उलमा इस्लाम, इनके नज़दीक मार्शल लॉ भी आ जाए तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फ़र्क पड़ता है, तो इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसमें ब्रिज का किरदार अदा करने के लिए तैयार। अच्छा, बिलावल साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने भरपूर अंदाज में मौलाना साहब के मौक़िफ़ की तायीद की, हालांकि वो मुज़ाकरात के लिए भी कोशिशें कर रहे हैं। देखिए, मैं नहीं समझता कि उन्होंने मौलाना के मौक़िफ़ की तायीद की। अच्छा, ये एक क्लासिकल एग्जाम्पल है। मेरा ख्याल ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं जो पॉलिटिकल साइंस के, उनको ये दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंसें रख के देखनी चाहिए साथ साथ, यानी अच्छा। पहले मौलाना फजल रहमान की देखें और उसके बाद फिर आप बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की देखें। उसकी वजह यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो बात कह रहे हैं वो अपनी जगह बना रहे हैं। जाहिर है उन्होंने पीडीएम को पहले तैयार करना है, तो पीडीएम को तैयार करने के लिए ज़रूरी है कि एक तो ये कि पीपल्स पार्टी अपनी जो पोजीशन है उसको कमज़ोर ना करे, और उसको एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी, अदलिया के ऊपर भी जो उनके ख्याल में उनको एज हासिल है वो बदस्तूर रहे, और उसका फ़ायदा उठा के वो पीडीएम की दीगर जमातों को, उनकी कहीं ऐसा भी लग रहा था कि उनकी आवाज़ में आवाज़ मिला रहे हैं और साथ ही एक दूसरे सांस में ये कह रहे थे कि मैं अब भी अपनी कोशिशें जारी रखूंगा। ठीक है ना? तो लिहाजा उन्होंने जगह बनाई है। उन्होंने दरअसल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए जो मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसको किसी न किसी दर्जे में डिफ्यूज़ कर दिया है, यानी उसके असरात को कम करने की कोशिश की है। इसीलिए ईद के बाद का वक्त मांगा जा रहा था ताकि इस दौरान तमाम जो इत्तेहादी जमातें हैं उन्हें कायल किया जा सके। देखिए, कायल करने की कोशिश तो वो करेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कायल होना, कोई बहुत सारे लोग हो भी जाएंगे, लेकिन इस वक्त पीडीएम के अंदर वो फोर्सेस मौजूद हैं और पाकिस्तान के अंदर भी, यानी
PDM کے اندر ہے تو ظاہر ہے وہ سیاسی ہیں، اور دوسری جگہ پہ ہیں تو وہ غیر سیاسی ہیں۔ سیاسی کچھ غیر سیاسی فورسز اور PDM کے اندر موجود پولیٹیکل فورسز وہ مذاکرات کو ناکام بنانے کی ہر ممکن کوشش کریں گی۔ کون کون سی فورسز ہیں جو مذاکرات کو ناکام بنائیں گے؟ حبیب صاحب اس پر میں آپ سے پوچھوں گی، لیکن ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو مزید گفتگو کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں مذاکرات اور بات چیت کے حوالے سے۔ حبیب صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے آپ کچھ غیر سیاسی قوتوں کی بات کر رہے تھے جو مذاکرات کی راہ میں رکاوٹ ثابت ہو سکتی۔ کون سی ایسی غیر سیاسی قوت؟ بہت ساری ہیں۔ دیکھیے بہت ساری ایسی قوتیں ہیں، اب ظاہر ہے جب بہت ساری قوتوں کا نام لینا میری جرت کے دائرے سے باہر ہے، اچھا، تو اس لیے میں ان سے گریز کرتا ہوں۔ تو پاکستان میں بہت ساری غیر سیاسی قوتیں ہیں جو جن کا خیال یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب سے مذاکرات ہو جاتے ہیں اور ملک کے اندر الیکشن ہو جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں جو سٹیبلٹی آئے گی وہ دراصل پھر بہت ان کے لیے پریشانی کا باعث بنے گی۔ وہ قوتیں کیا اس چھتری سے بھی زیادہ طاقتور ہیں جس چھتری کے دیکھیے وہ اب آپ بات کو زیادہ کرے دیں گی تو کہیں میرے منہ سے کچھ نکلنا ہے، اس بات کو یہیں روک۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے خود عدلیہ کا جو فیصلہ ہے جس کے مجھے بڑا اصرار ہے کہ اس کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے، لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں 3-2 کے فیصلے کو معطل کریں، اسے ہم پہ مسلط نہ کریں، یہ شرط رکھ رہے ہیں مولانا صاحب۔ دیکھیے یہ جو شرط پیدا ہوئی ہے نا، یہ خود عدلیہ کے اندر سے پیدا ہوئی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صرف اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، سیاستدان اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ہمارے چیف جسٹس عمرتا بندیال صاحب اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے درمیان جو اختلافات ہیں وہ اتنے بڑھا چڑھا کے بیان کیے گئے، اور پھر ہم نے پچھلے کچھ عرصے میں جس طرح یکے بعد دیگرے ان کے فیصلے دیکھے، خاص طور پر جسٹس فائز عیسیٰ کے ان کے خطوط دیکھے، پھر ان کے فیصلے دیکھے، اس نے ایک یہ تاثر قائم کر دیا ہے کہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں وہ اس فیصلے کے حق میں نہیں ہیں۔ ابھی تاریخ میں، پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ میں نے ایک جسٹس صاحب کو دیکھا کہ وہ ایک یونیورسٹی، جسٹس فائز عیسیٰ کو کہ ایک یونیورسٹی کی تقریب میں تھے، گزشتہ روز ہم نے اپنے پروگرام میں وہ کلپ اور چلایا، 1.5 گھنٹہ تقریباً لگ بھگ، اگر میں غلط نہیں ہوں تو وہ مسلسل بولتے رہے، اور اس کے بعد انہوں نے بہت سارے سوالوں کے جواب دیے، اور ان کی موجودگی میں ایک ایسی ویڈیو چلائی گئی جس میں 2 جج صاحبان امریکہ کے تھے، وہ آپس میں اختلاف کر رہے تھے، تو گویا ان کو اختلاف کو جو ان کے اور جو چیف جسٹس کے درمیان اختلاف ہے اس کی کوئی انٹرنیشنل ریزن بھی دریافت کی گئی، ظاہر ہے جو شخص بھی ان سے سوال پوچھ رہا تھا، تو اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں کبر اور انا میری شخصیت کا حصہ نہیں ہے۔ اب بالکل ہر شخص کو کوشش کرنی چاہیے، اور اگر کوئی یہ کہے کہ اس کی شخصیت کا حصہ نہیں ہے تو اس دعوے کو قبول کرنا چاہیے، لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہیں خود عدلیہ کے اندر جو اس فیصلے کو کمزور کر رہی ہیں۔ اسی طرح جب جسٹس منصور علی شاہ نے، جسٹس اطہر من اللہ نے اور دیگر معزز جج صاحبان نے جب اتنے اہم ترین نکتے کو کہ جو پاکستان کے وفاق کے 2 صوبوں کی آبادی کے حق رائے دہی سے متعلق تھا، اس کو جب قواعد و ضوابط کی تنگنائیوں میں ڈالا تو ظاہر ہے، اور اس کی مینٹینیبلٹی یعنی اس کے قابل سماعت ہونے پر سوال اٹھایا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فیصلے کی کمزوری کچھ اندر سے وارد ہو گئی ہے۔ تو یہ فیصلہ، حالانکہ میں اس استدلال سے جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا ہے، ان کے استدلال سے اختلاف کرنے کا کہنا بھی بڑی جرت کا مقام ہے، تو میں اتنا جرت مند تو نہیں ہوں، لیکن پھر بھی میں یہ ہمت کر رہا ہوں۔ تو اور جسٹس اطہر من اللہ کے بارے میں بھی، تو ان کے فیصلوں نے اس فیصلے کو، ان کے اختلافی نوٹ نے اس فیصلے کو کمزور کیا، تو لہٰذا ایک غیر سیاسی، عدالت کے فیصلے پر عمل درآمد تو ہونا ہے، ایک غیر سیاسی حصہ یہ بھی ہے جس نے اس فیصلے کو خالصتاً سیاسی بنیادوں پر بالکل گلی کوچے کا مال بنا دیا ہے۔ یعنی آپ دیکھ لیجئے کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں مولانا کہہ رہے ہیں کہ یہ اقلیتی فیصلہ ہے، اور یہاں پہ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں یہ اقلیتی فیصلہ ہے۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں آخر یہ جو اقلیتی فیصلہ ہوا ہے یہ میرا پیدا کیا ہوا اختلاف تو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، میں تو اس کو اکثریت ہی سمجھتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو 7 ججوں والی کہانی ہے وہ تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، اسی پروگرام میں عرض کر چکا ہوں۔ تو دیکھیے ایک وہ حصہ ہے جو اس فیصلے کو کمزور کر رہا ہے، اور وہ
مذاکرات کے راستے میں بھی ایک رکاوٹ ہے. مذاکرات پارلیمان میں ہونے چاہیے، اس بات میں کوئی مذائقہ نہیں ہے مجھے لگتا ہے، لیکن اس کے لیے بڑا ضروری ہوگا کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کو پھر اسمبلیوں میں واپس بھی لائیں تاکہ پارلیمان کے فورم پر پھر ان کی بھی تو نمائندگی ہو نا. یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ پارلیمنٹ میں مذاکرات ہونے چاہیے، جیسے آج بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے تھے. لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مذاکرات کیسے ہونے اور کب ہونے ہیں وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن بنیادی سوال یہ ہے. عدالت نے تو آج بھی کہا کہ وقت بڑا کم ہے، ہم چاہتے ہیں جلد از جلد یہ معاملہ نمٹے. میں ویسے عدالت کے اس طرز عمل پہ، مجھے جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی اس بات کے کہنے پہ کہ آپ آپس میں مذاکرات کریں، میں تھوڑا سا میں اس کو زیادہ اپریشیٹ کر نہیں پاتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ عدالت کا تحکم چلتا ہے. عدالت یہ کوئی عدالت کے اندر، میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ عدالت میں ہافز نہیں کرنا ہوتا، ٹکڑوں میں نہیں بانٹنا، چاند آپ لے لے آدھا آپ لے لے، عدل کرنا ہوتا ہے، قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہوتا ہے. تو قانون کے مطابق فیصلہ وہی ہے کہ 14 مئی کو الیکشن ہونے چاہیے پنجاب کے اندر. اب اس پہ مطلب بلاول بھٹو زرداری صاحب کہیں کہ جی یہ 1 یونٹ بنانے کی کوشش ہے، کوئی اور کہے کوئی اور کہے کوئی اور کہے. عدالت کے ہر فیصلے پہ اس طرح کی گریں لگتی رہتی ہیں. اچھا حبیب صاحب، آپ کو لگتا نہیں ہے کہ جس طرح سے بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی کہہ رہے ہیں، مولانا صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر صرف پنجاب میں الیکشنز ہو جاتے ہیں 14 مئی کو، تو جب باقی جگہوں پر، باقی صوبوں میں، مرکز میں انتخابات ہوں گے تو واقعی یہ مسئلہ تو آئے گا. پھر تمام سیاسی جماعتیں یہ تو الزام عائد کریں گی کہ چونکہ یہاں پر اگر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بن جاتی ہے کہ یہاں پر چونکہ نگران حکومت نہیں تھی، انفلوئنس تھا حکومت کا، تو یہ اعتراضات تو آئیں گے. جب ہم اس طرح کے اعتراضات کرتے ہیں نا، اور جس طرح کی ہماری وزارت دفاع نے کل عدالت میں اپنا جمع کرایا کہ جناب یوں بھی ہو سکتا ہے، یوں بھی ہو سکتا ہے، آسمان بھی گر سکتا ہے، زمین بھی پھٹ سکتی ہے، یہ امکانات تو کبھی ختم ہی نہیں ہوتے. یعنی آپ کیسے امکان کو ختم کریں گے کہ قیامت نہیں آئے گی؟ آپ کیسے امکان کو ختم کریں گے کہ زلزلہ نہیں آئے گا؟ آپ کیسے آسمان کو گرنے سے روکیں گے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ نالائکی اتنی سرایت کر چکی ہے ہمارے سسٹم کے اندر کہ اس میں آپ کو جو بڑے بڑے ہمارے لوگ ہیں وہ بھی نہایت چھوٹی اور بودی دلیل دیتے ہیں. آپ دیکھیے کہ ہمارا الیکشن کمیشن ہو یا ہماری وزارت دفاع ہو، انہوں نے جو موقف اختیار کیا عدالت میں، اور اس سے پہلے الیکشن کمیشن نے جو اپنا آرڈر جاری کیا تھا کہ جس کو پھر امپیون کیا گیا تھا، بات یہ ہے کہ کیا یہ پاکستان سے دوستی ہے؟ آپ پاکستان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ہم الیکشن کروانے کے بھی قابل نہیں ہیں. بھائی یہ آپ کا مسئلہ ہی نہیں ہے. وزارت مجھے یہ سمجھ نہیں آئی، مطلب میں یہ بار بار اس بات پہ میں اس بات سے گریز کرتا رہا ہوں کئی دفعہ اس پروگرام میں کہنے سے کہ آخر وزارت دفاع کا اس میں کردار کیا الیکشن کروانے میں؟ سیکیورٹی فراہم کریں. بھائی کیا سیکیورٹی فراہم کریں؟ سیکیورٹی وہ تو ہر روز فراہم کر رہے ہیں. بھائی ہر روز سیکیورٹی مل رہی ہے نا ہمیں. بھائی میں کل آیا تھا، کچھ ایسے معاملات چل رہے ہیں جس کوئی ایسے معاملات نہیں چل رہے. ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا. میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی وزارت دفاع کا کردار تھا، اور الیکشن کمیشن نے اب اس کو بالکل بیچ میں انوالو کر لیا. مجھے ایک دفعہ ایک سرکاری افسر نے بڑی دلچسپ بات بتائی. انہوں نے کہا کہ ہر وہ فائل جس سے مجھے ڈر لگتا تھا کہ میں نیب میں نہ پکڑا جاؤں، حالانکہ وہ درست ہوتی تھی، تو میں اس کے اوپر ایک نوٹ لکھتا تھا کہ جناب ذرا ماحولیات والوں سے بھی اجازت لے لیجیے. اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب گئی فائل اور پھر دیکھیں گے جب آئے گی. جب الیکشن نہیں کروانے تو ہمارا الیکشن کمیشن سب کو بلا کے پوچھ رہا ہے اچھا آپ بتائیں کہ کہیں سے مجھے کوئی بہانہ ملے، اس کا مطلب ہے کہ فائل میں نے آگے نہیں لے. اچھا حبیب صاحب، اختلاف تو ہمارے ہاں ہمیشہ ہی رہتا ہے. تو دوسری بات یہ کہ جناب فیصلہ واپس لے. کیوں فیصلہ؟ کیوں یہ کس طرح کی دلائل آپ دے رہے ہیں؟ ہمارے جو اور 1 یونٹ کی بات کرتے ہیں، ہم دنیا کو کیا بتا رہے ہیں کہ ہماری جو ریاستی مشینری ہے، اور بات بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب کر رہے ہیں جن کی پارٹی صوبائی خود مختاری کی حامی ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ یعنی آپ ذرا تصور کیجئے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا کو بتا رہے ہیں، ہمارے وزیر خارجہ ہیں وہ دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ہماری ریاستی مشینری اتنی نکمی ہے کہ یہ الیکشن بھی ٹھیک نہیں کروا سکتی. ٹھیک ہے، اچھا اگر میں اس بات کو مان لوں بلاول بھٹو زرداری صاحب کی، تو وہ الیکشن جو عمران خان کی پنجاب میں بھی حکومت تھی، ان کی خیبر پختونخوا میں بھی حکومت تھی اور مرکز میں بھی حکومت تھی، پھر اس وقت پی ڈی ایم کیسے جیتی؟
اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی تو الیکشن ٹھیک کروا رہا تھا نا. ابھی صاحب مجھے بریک پہ جانا ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہی ہوں. ہمارے ہاں اختلاف تو اتنا زیادہ ہوتا ہے. ابھی عید کے چاند کی رویت کے حوالے سے مفتی صاحب اعلان کر رہے تھے کہ چاند نظر نہیں آیا، لیکن ہمارے ہاں کبھی بھی پورے ملک میں ایک ساتھ عید نہیں ہوتی ہے. ایک صوبے میں عید یا ایک شہر میں عید الگ سے ہو رہی ہوتی ہے، پہلے سے ہو رہی ہوتی ہے، باقی پورے ملک میں ایک ساتھ ہو رہی ہوتی ہے. تو یہاں 27 کو کیا کوئی کنسنسس ہمیں نظر آئے گا؟ آپ کیا پریڈکٹ کرتے ہیں 27 کو کوئی اکٹھے مل کے بیٹھ کے کوئی ایسے نتیجے پہ یہ پہنچ سکتے ہیں کہ معاملات درست سمت میں چلے جائیں؟ یہ ایک معجزہ ہوگا اگر یہ اکٹھے بیٹھ سکے. یہ ایک معجزہ ہوگا. اس کی وجہ ہے کہ الیکشن اس وقت کوئی دستوری معاملہ نہیں رہا پی ڈی ایم کے لیے، وہ ایک ضد بن چکا ہے. اچھا، تو ضد کا مسئلہ جو ہے وہ اکٹھے بیٹھ کے بھی حل نہیں ہوتا. جب میں نے ماننا ہی نہیں ہے تو آپ مجھے کتنے بھی دلائل دے لیں، آپ کتنے بھی براہین سے کام لے لیں، میں تو نہیں مانوں گا نا. میں تو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں. یعنی آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ ایک ساتھ انتخابات نہیں ہوں گے، 14 مئی کو صرف پنجاب کا الیکشن ہوگا؟ الیکشن مجھے ایسے لگتا ہے کہ 14 مئی کو نہ صحیح تو آگے پیچھے الیکشن ہوگا. اور جس طرف ہم جا رہے ہیں یہ کچھ ایک اچھی ساتھ پورے صورتحال ملک میں نہیں. انتخابات ہوں گے؟ ایک ساتھ پورے ملک میں انتخابات ہونے کا چانس ہے بشرطے کہ کوئی ایک پارٹی مانے. یعنی مسلم لیگ نون اگر نہیں مان رہی تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی مانے. پاکستان پیپلز پارٹی 27 تاریخ تک یہ بھی تو ہو سکتا ہے وہ کہے کہ جناب ہم تو مذاکرات کرنے جا رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ چلیں، اور اگر آپ ہمارے ساتھ نہیں چلتے تو السلام علیکم، ہم حکومت چھوڑ رہے ہیں. تو ظاہر ہے حکومت خود بخود گر جائے گی. تو یہ کام پیپلز پارٹی بھی کر سکتی ہے، یہ کام ایم کیو ایم بھی کر سکتی ہے، اور الٹیمیٹلی یہ کام پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم مل کے بھی کر سکتے ہیں. اور میں آپ کو عرض کروں کہ مجھے جہاں ظاہر ہے میں بالکل کنفرم خبر نہیں دے رہا، لیکن میری لوگوں سے بات کرنے کے بعد یہ سینس بنی ہے کہ چھوٹی پارٹیاں پوٹینشلی حکومت سے الگ ہونے پر سوچ رہی، پر تول رہی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پر تول رہی ہیں، ان پارٹیوں کے اندر یہ خیال راسخ ہوتا جا رہا ہے کہ موجودہ اب ہجرت کا موسم آ گیا. ٹھیک ہے، ایک بریک لیں گے ہم ناظرین، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے تحریک انصاف آزاد کشمیر میں وزارت عظمیٰ بچانے میں کیوں ناکام ہوئی. ویلکم بیک ناظرین. چودھری انوار الحق رات گئے بغیر کسی مقابلے کے وزیر اعظم آزاد کشمیر منتخب ہو گئے. آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کا ہنگامی اجلاس بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب ہوا، جس میں چودھری انوار کو وزیر اعظم آزاد کشمیر منتخب کیا گیا. قانون ساز اسمبلی کے 52 رکنی ایوان میں چودھری انوار الحق کی حمایت میں 48 ووٹ پڑے، جو آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کی تاریخ کا سب سے بڑا مینڈیٹ ہے. چودھری انوار الحق نے اپنے عہدے کا حلف بھی اٹھا لیا ہے، اور پاور شیئرنگ فارمولے کے تحت 16 رکنی کابینہ میں فارورڈ بلاک کے 6، پیپلز پارٹی کے 6 اور مسلم لیگ نون کے 4 وزراء ہوں گے. آزاد کشمیر کی سیاست میں اب غیر یقینی صورتحال کا خاتمہ تو ہو گیا، لیکن گزشتہ کئی دنوں سے جاری سیاسی کشمکش کئی سوالات بھی چھوڑ گئی ہے. اسی پر ہم بات کریں گے. مظفر آباد سے ہمارے نمائندے وقاص کاظمی ہمارے ساتھ موجود ہیں. وقاص، سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ انوار الحق صاحب اتنے ووٹ لینے میں کامیاب کیسے ہوئے؟ جی بالکل، آزاد کشمیر میں جو جاری سیاسی بحران تھا وہ ختم تو ہو گیا، لیکن یہ حیران کن سوال چھوڑ گیا کہ یہ کس طرح سے اتنے ووٹ اکٹھے ہوئے ہیں جو چودھری انوار الحق ہیں. تو ہوا کچھ یوں تھا کہ آزاد کشمیر میں پاکستان تحریک انصاف جب سردار تنویر الیاس کو وزارت عظمیٰ سے ہٹنا پڑا تو اس کے بعد ٹوٹ پھوٹ کا شکار نظر آئی، 3 دھڑوں میں تقسیم نظر آئی، اور بالآخر 7 دن کے بعد جو ہے وہ جوڑ توڑ کرتے 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 اپوزیشن سے معاملات طے ہونے جا رہے تھے بیرسٹر سلطان محمود گروپ کے. اس کے بعد انوار الحق ایک دھڑے کی صورت میں آخری ٹائم پر سامنے آئے، اور انہوں نے متحدہ اپوزیشن اور جو پاکستان تحریک انصاف کے یہ رکین اسمبلی تھے انہیں اس بات پر قائل کیا کہ وہ انہیں آزاد حیثیت سے جو ہے وہ ووٹ دیں اور انہیں کامیاب بنائیں. تو اس میں وہ کامیاب رہے. اس کے بعد ایک قومی حکومت کا جو قیام ہے وہ عمل میں آیا. آزاد کشمیر میں 48 ووٹ جو انہیں پڑے ہیں 52 کے ایوان میں، 4 جو ممبران اسمبلی تھے وہ اس عمل میں شریک ہی نہیں ہوئے، تو 48 ووٹ لے کر وہ کامیاب ہوئے، جس کے بعد اب جو وزارت عظمیٰ ہے وہ ان کے پاس ہے. جبکہ جو پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون ہے انہوں نے بھی آج اس میں شمولیت اختیار کر لی. ان کے 2 وزراء نے حلف بھی اٹھا لیا اس سلسلے میں. جی تو یہ بتائیے گا کہ یہ سارا کچھ ارینج کرنے میں اہم ترین کردار کس نے ادا کیا، بیرسٹر سلطان محمود صاحب نے یا کسی اور نے؟
इसमें जो किरदार आखिर पे दिखाई दिया है वो चौधरी अनवर अल हक का ही है। वो खुलकर सामने आए अपनी पार्टी के खिलाफ और उन्होंने जो गुजरा है अपनी जो निगरान असम्बली थे उन्हें मुतहद किया और इस बात पर कायल किया कि वो उनका साथ दें, वो इमरान खान से भी बात कर लेंगे। दो बयान इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सामने आ रहे हैं। जिन लोगों ने उन्हें सपोर्ट किया वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे, जबकि मुत्तहिदा अपोजिशन कह रही है कि ये आज़ाद उम्मीदवार थे। और तीसरी जानब जो सरदार तनवीर इलियास हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये इमरान खान के उम्मीदवार नहीं थे, इन्होंने पार्टी के साथ जो है वो गद्दारी की और एक साजिश के नतीजे में ये इमरान खान को ये कहते रहे कि मैं पार्टी बचाना चाहता हूँ और अपनी हुकूमत का क्या मामला। वकास, ये बताइए कि जब हमने देखा कि इधर कश्मीर में मामला शुरू हुआ तो उधर अली अमीन गंडापुर साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। अली अमीन गंडापुर साहब ने, ज़ाहिर है कश्मीर, उमूर कश्मीर के और गिलगित के वो वज़ीर थे और कश्मीर में बिलखुसूस उन्हें एक ख़ास हैसियत भी हासिल थी। तो ये बताइए कि अगर गंडापुर साहब बाकायदा तौर पर एक्टिव होते तो वो कोई फ़र्क डाल सकते थे? हबीब, यहाँ मैं आपको ये बताऊं कि गंडापुर साहब की एक पूरी गिरफ्त थी इस पार्टी पर जो आज़ाद कश्मीर में थी और ये तमाम मेंबरान उनकी सुनते थे। हमने देखा जब कयूम नियाजी को हटाने की बारी आई तो एक कागज़ लेकर आए गंडापुर साहब जिस पर उन सब ने साइन किए। तो वो होते तो ये हालात बिल्कुल मुख्तलिफ होते। आखिर पे फवाद चौधरी की एंट्री जब हुई थी, बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के वो करीबी समझे जाते हैं, तो उनके दरमियान जब रवाबत हुए तो ये जो एक दूसरे के दरमियान इनकी तलखी थी वो कुछ कम हुई और अनवार उल हक के नाम पर जो बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी उन्होंने हामी भरी। तो इसमें अगर गंडापुर साहब होते या जो उनकी टाइमिंग थी ये बड़ा मैटर करती है। इस पर सवालात भी उठे, यहाँ पर भी जो हुकूमती वज़रा थे या बहुत बहुत शुक्रिया वकास काज़मी, आप हमारे साथ मौजूद थे। मतलब है किसी खास मकसद के तहत ये सारे अरेंजमेंट्स किए गए थे। आपने पहले खबर दे दी थी। गंडापुर साहब की गिरफ्तारी जो थी वो बिला वजह नहीं थी। आप देख लीजिए कि उधर ऑपरेशन मुकम्मल हुआ है ये सारे का सारा तब्दीली का, और यहाँ पर गंडापुर साहब के बारे में भी बात सुनना शुरू हो गई है कि चले जी उनकी भी मुश्किलात कुछ आसान हो जाएंगी। तो अब आप ज़रा तसव्वुर कर लीजिए कि हमारे मुल्क में जो सियासी तब्दीलियाँ हैं वो बाज़ औक़ात कैसे आती हैं। तो अब उसके लिए गंडापुर साहब की गिरफ्तारी लाजमी थी, तो अब चाहे ज़ाहिर है ठीक हो जाएगा मामला, तो उनकी भी अब यानी उनकी मुसीबत भी कट जाएगी। लेकिन बहरहाल वहाँ तो टूट फूट का शिकार हो गई ना पाकिस्तान। अब इससे ज़्यादा मैं क्या अर्ज करूँ इस मामले पे। ठीक है नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ईद उल फितर के बाद। सोनो न्यूज़ और हमारे प्रोग्राम की पूरी टीम की जानिब से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक।